हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने प्रीलिम्स लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ये हमारा डे 9 है। इस डे 9 में आज हम टॉपिक नंबर 161 से लेके टॉपिक नंबर 180 तक के टॉपिक को कवर करेंगे, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज है, जिसका आज हमारा डे 9 है। इस डे 9 में आज हम टॉपिक नंबर 161 से लेके टॉपिक नंबर 180 तक के टॉपिक को कवर करेंगे। ऑलरेडी हमारे 161 तक के टॉपिक आ चुके हैं। उम्मीद है कि आप में से कई सारे लोगों ने प्लेलिस्ट में जाकर उन चैनल्स में देखा होगा। इसके अलावा आप में से कई सारे लोगों ने जो हमने कई सारी प्रीवियस सीरीज स्टार्ट कर रखी हैं लेट्स क्रैक नाम से, उन्हें भी आप देखते होंगे। तो जो लोग पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हमने आपकी तैयारी के लिए लेट्स क्रैक प्रीलिम्स विद श्री आईएएस नाम की सीरीज़ शुरू की है, जिसके अंतर्गत लगभग 10 सीरीज हम आपको कवर कराते हैं। उन 10 सीरीज में चाहे वो प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज हो, इसमें हम आपको लगभग 2000 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कराएंगे। साथ ही करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक सीरीज के अंतर्गत हम आपको एक दिन में 1 महीने के करंट अफेयर्स को अपने 3 पार्ट में कवर कराते हैं। रही बात बैक ईयर की, तो इसमें हम आपको किस तरीके से क्वेश्चन को देखकर उसे समझकर ट्रिक्स और टैक्टिक्स के माध्यम से सॉल्व किया जा सकता है, ये भी बताते हैं। रही बात सी सेट में, सी सेट के अंतर्गत हम ऑलरेडी आपको रीजनिंग की क्लासेस ले ही रहे हैं, साथ ही कॉम्प्रीहेंशन आपको कवर ही करा रहे। बहुत जल्द हम आपके लिए मैथ की क्लासेस की भी शुरुआत करेंगे। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो ऑलरेडी हमारी टेस्ट सीरीज की एक सब सीरीज जिसमें नित्य हम आपको 40 MCQ कवर कराते हैं, टेलीग्राम चैनल पर हम उसे गतिमान रखे हुए हैं। तो आप में से जो लोग टेलीग्राम चैनल पर ना जुड़े हों, वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक की मदद से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही चैनल से जुड़ने के बाद आप वहाँ पे कई सारी सीरीज का बेनिफिट भी ले सकते हैं। उम्मीद है आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रही हो, तो आप श्री आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ के लेट्स क्रैक के प्रोमो वीडियो को देख सकते हैं। आपको और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो बिना देरी किए हुए हम अपने पहले टॉपिक को देखते हैं। तो हमारा आज का जो पहला टॉपिक है वो आर्ट एंड कल्चर से संबद्ध है। और आर्ट एंड कल्चर का ये टॉपिक आप ये मान कर चलिए कि यूपीएससी के प्रीलिम्स का सबसे फेवरेट टॉपिक होता है। अर्थात यूपीएससी के प्रीलिम्स में कई सारे टॉपिक हैं, चाहे वो नृत्य हो, चाहे चित्रकला हो, चाहे स्थापत्य हो, और या फिर चाहे संगीत की बात हो। इन 4 टॉपिक में से यूपीएससी प्रतिवर्ष किसी न किसी एक टॉपिक को बेस बनाकर क्वेश्चन आपसे पूछती है। जैसे आप देखेंगे कि यूपीएससी ने 2018 में चित्रकला पे क्वेश्चन पूछा, 2019 में संगीत पे क्वेश्चन पूछा, और 2020 में आप बताइए स्थापत्य पे क्वेश्चन पूछा। तो अब उम्मीद बन जाती है कि यूपीएससी नृत्य पे भी क्वेश्चन पूछ सकती है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने ऑलरेडी 2017 में नृत्य पे प्रश्न पूछा था। ऐसे क्वेश्चन देखो गेस किए जाते हैं। होता क्या ना कि हम लोग पढ़ते तो सब हैं, बट ये कोई नहीं पढ़ा पाता कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसका यूपीएससी से क्या संबंध है। क्या संगीत को हम फिर से उतना ही डेप्थ में पढ़ें? क्योंकि वो आ चुका है। ऑलरेडी हमने आपको संगीत कवर कराया है, बट हमने कवर कराते वक्त आपको ये चीज़ें बता दी थी कि ऑलरेडी इस पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ गए हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि वो दोबारा क्वेश्चन आपसे ऐसे नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। तो इस टॉपिक को आप काफ़ी गहनता से अध्ययन करेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो देखते हैं क्या है भारतीय नृत्य परंपरा। ऑलरेडी आप में से कई सारे लोग जो पहली बार हमारे चैनल से जुड़े होंगे, हमने एक आपको वीडियो की क्लिप शेयर की थी। हम उसको फिर से शेयर करेंगे अभी इसी के बाद, क्लास ख़त्म होने के बाद। तो आप टेलीग्राम में जाकर देखिएगा, उसमें एक महिला हैं, उन्होंने एक ही छोटे से वीडियो में भारत के सभी नृत्य को दर्शा दिया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो वीडियो, आप देख सकते हैं। तो विजुअल हो जाएगा आपको कि अच्छा भरतनाट्यम क्या है, कथकली क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा भरतनाट्यम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक बात और, आप में से कई सारे बच्चे सोचते हो कि सर इस आर्ट एंड कल्चर की सीरीज को करने के बाद क्या हमें कोई और बुक पढ़नी है, या फिर सर आप जो ये आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहे हो इसमें आपने किन किन चीज़ों को सोर्स बनाया है। तो हम आपको बता दें, हमने इसमें आपको NIOS की बुक को बेस बनाया, NCERT की बुक को बेस बनाया जो कि इंग्लिश की है। साथ ही हम CCERT
साथ ही संगीत नाटक एकेडमी, और इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक हैं जो यूपीएससी के प्रश्न में रहती हैं, चाहे वो नितिन सिंघानिया हो या फिर दृष्टि आईएएस की आर्ट एंड कल्चर हो, इन सब को हमने इसमें कंपाइल कर दिया है। और इसमें हिस्ट्री ऑप्शनल से रिलेटेड जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट फीचर हैं उनको भी इसमें हमने ऐड किया है। साथ ही कई सारी वेबसाइट को बेस बनाकर, जैसे आप जब म्यूज़ियम संग्रहालय की वेबसाइट देखते हैं या भारत की आर्ट एंड कल्चर की वेबसाइट देखते हैं, तो वहाँ से भी हमने इन चीज़ों को लिया है। क्लियर? तो मतलब आप ये मान कर चलिए लगभग 10 से भी ज़्यादा सोर्सेज को अपनाकर हम आपको ये पूरी की पूरी क्लास कवर करा रहे हैं। तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि शायद आपको कोई और नोट्स देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं भरतनाट्यम। इस नृत्य शैली का विकास तमिलनाडु में हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही रेस किया जाता है कि भरतनाट्यम का संबंध क्या कर्नाटक से है, क्या केरल से है? तो नहीं, इसका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। दूसरा क्वेश्चन, इसे दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो आप बता सकते हैं कि ठीक है, इसे दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है। तीसरी बात कि तमिल संस्कृत में लोकप्रिय एकल नृत्य है। अर्थात आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ये जो नृत्य है वो वास्तव में युगल है कि एकल है। देखो, युगल का मतलब होता है दो लोग, एकल का मतलब होता है अकेले नाचना। क्लियर? तो ये एकल नृत्य है, इस पे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, शुरुआती दिनों में तो मंदिर की देवदासियों के द्वारा इसे नृत्य किया जाता था। देवदासी का मतलब क्या होता है कि मंदिर में ईश्वर की आराधना करने वाली, ईश्वर को प्रसन्न करने वाली वो नारियां जो अपना जीवन निर्मुक्त होकर, समाज के बंधनों से निर्मुक्त होकर उस मंदिर में आश्रय पाती थीं। क्लियर? इसमें नृत्य व अभिनय दोनों शामिल हैं। नृत्य व अभिनय का मतलब कि एक तो डांस करना परफॉर्मेंस है, दूसरा अभिनय। अभिनय का मतलब अपनी आँखों के द्वारा, हाथों के द्वारा, पैरों के द्वारा दर्शाना कि वास्तव में जो हम नृत्य कर रहे हैं उसका भाव क्या है। क्लियर? इस नृत्य का उदाहरण नटराज की मूर्ति को माना जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन देखो, अभी हम आपको बताएंगे इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा। इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि इस प्रकार की नृत्य शैली का विकास तमिलनाडु में हुआ, इसे दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। ये एक एकल नृत्य है, शुरुआती दिनों में मंदिर की देवदासियों द्वारा इसे नृत्य किया जाता था। इसमें नृत्य व अभिनय दोनों के लक्षण शामिल होते हैं। साथ ही नटराज की मूर्ति के एग्जाम्पल को भी प्रदर्शित करता है। उपयुक्त विशेषताएं निम्न में से किस नृत्य शैली से संबद्ध हैं? सिंपल सी बात है, आपको अच्छे से पता है इतनी सारी विशेषताएं केवल भरतनाट्यम की हो सकती हैं। क्लियर? चलिए, भरतनाट्यम में शारीरिक प्रक्रिया के 3 भागों में बांटा जाता है, समभंग, अभंग एवं त्रिभंग। क्लियर? यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन क्या पूछा है, त्रिभंग को लेकर। त्रिभंग का मतलब आप समझते हो कैसे होता है? त्रिभंग का मतलब है परम पिता परमेश्वर भगवान कृष्ण को आपने देखा होगा ना, वो कैसे खड़े होते हैं, अपने दोनों पैरों को एक दूसरे से ज्वाइंट करके। क्लियर? और अपनी कमर को थोड़ा सा लचका के, जैसे सपोज करिए आप लोगों ने इसे हालांकि बेकार सा एग्जांपल है, आप लोग कुछ और समझ जाएंगे कि आप लोग जब देखते होंगे ना फैशन शो जो आता है ना, उसमें क्या होता है, जितनी भी स्त्रियां फैशन करती हैं, मॉडलिंग करती हैं, वो क्या करती हैं, जब वहाँ से आ रही होती हैं तो अपनी कमर को ऐसे ऐसे मटकाती हैं। ठीक है, आने के बाद वो एक जगह पे खड़ी हो जाती हैं लास्ट में। ठीक है, अपनी ड्रेसअप को दिखाती हैं और वहाँ पे जब वो अपने कमर में हाथ रख लेती हैं और फिर अपनी कमर को तिरछा करती हैं, वो त्रिभंग की मुद्रा होती है एक तरीके की। पूरी तरीके से क्यों नहीं? क्योंकि वो अपने पैरों को नहीं फोल्ड करती हैं। समझ गए? अब अगर वो पैरों को ऐसे कैंची की तरह फोल्ड कर लें और वो जो पोज देती हैं वो पोज भी दे दें, तो वास्तव में वो त्रिभंग की मुद्रा हो जाएगी। क्लियर? तो आप ऐसे समझ सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा जो इंडिपेंडेंट रूप से बनेगा कि समभंग, अभंग और त्रिभंग का संबंध है चित्रकला शैली से, मंदिर निर्माण शैली से, नृत्य शैली से। तो आप बताएंगे नृत्य शैली से। क्लियर? इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन इसमें नहीं पूछने वाला। चलिए, अब आता है हमारा दूसरा टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसी का क्या है, कथकली नृत्य। पहला क्वेश्चन यही कि कथकली कहाँ का नृत्य है? ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। क्लियर? दूसरी बात, इस नृत्य में 2 प्रकार के पात्र होते हैं, एक नायक और दूसरा खलनायक। नायक अच्छे से आपको पता है हीरो होता है, खलनायक पक्का आपको पता है विलेन होता है। तो उसी चीज़ को इसमें दर्शाया गया।
इस नृत्य में नर्तक के चेहरे पर हरा, लाल, पीला एवं काला रंग लगाया जाता है। आप देखते होंगे ना कि कई सारे बड़े बड़े आप लोग जब लवासना जाएंगे ना तो वहाँ पे कल्चरल जो प्रोग्राम होगा तो वहाँ आपको ये सब कराया जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि मास्टर ने सब पढ़ाया तो था कि भाई हरा रंग लगाना है, लाल लगाना है, पीला लगाना है, काला लगाना है, ठीक है। तो वो रंग चेहरे पर लगाकर, जैसे आप हमेशा कई बार गाना सुनते होंगे ना भारत को लेकर तो उसमें आपको इंडिया के कल्चर को दिखाया जाता है। तो आप देखिएगा जैसे माँ तुझे सलाम आप सॉन्ग सुनेंगे तो वहाँ पे इंडियन कल्चर की डाइवर्सिटी को दिखाया जाएगा। खैर हम आपको कुछ वीडियोस क्लिप शेयर करेंगे या कुछ पिक्स भी शेयर करेंगे इन सभी डांस फॉर्म की, तो चिंतित नहीं होना है, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है अच्छाई एवं बुराई के बीच चलने वाले संघर्ष को व्यक्त करता है तथा ये केरल के साथ साथ कर्नाटक क्षेत्र में भी प्रचलित है। सिंपल सा क्वेश्चन अंत में आपसे पूछेगा कि इसका विकास और इसका क्षेत्र केवल और केवल केरल तक सीमित है, तो नहीं भाई साहब, इसका क्षेत्र कर्नाटक तक में भी है। क्लियर। चलिए अगला है क्वेश्चन मोहिनी अट्टम नृत्य। मोहिनी वास्तव में किसका नाम था? भगवान कृष्ण ने मोहिनी अट्टम का रूप धरा था जब, आपको पता होना चाहिए, भस्मासुर क्या थे कि ये तपस्या कर रहे थे, ठीक है। इन्होंने तपस्या करके भगवान, अब ये देखो यहाँ का पार्ट नहीं है, जब आप धर्म की किताबें पढ़ते हो ना तो वहाँ आपको मिलता है। भस्मासुर ने खूब तपस्या की। क्लियर। तपस्या करने के बाद भस्मासुर से शिव प्रसन्न हो गए। शिव भगवान बड़े मतलब दयालु टाइप के इंसान हैं। अब शिव भगवान जब प्रसन्न हो गए तो उन्होंने वरदान दे दिया भस्मासुर को कि मांग बेटा तुझे क्या चाहिए। तो भस्मासुर ने कहा कि मैं जिस चीज़ को छूऊं वो भस्म हो जाए, समझना, मैं जिस चीज़ को बॉडी से टच करूं वो भस्म हो जाए। शिव ने सोचा इसको दे देते हैं वरदान। शिव ने बिना सोचे समझे उसको वरदान दे दिया। अच्छा होता क्या ना, भगवान शिव दे सबको सब कुछ देते हैं, ब्रह्मा भी सब कुछ दे देते हैं, लेकिन इन दोनों को मैनेज कर पाता है कौन? विष्णु अर्थात भगवान कृष्ण। तो हुआ क्या, जब इनको वरदान मिल गया तो भस्मासुर को वो समझते थे कि अच्छा आदमी है, इसलिए उन्होंने उसको वरदान दे दिया। लेकिन भस्मासुर ने क्या किया ना, जिसको भी मर्जी आती उसको छू लेता वो बेचारा मर जाता, जिसको छू लेता वो बेचारा मर जाता। और हद तो तब हो गई जब वो भगवान शिव से बोला कि हम आपके पैर छूना चाहते हैं। अब आप बताओ, भगवान शिव के वो पैर छुएगा, उसको वरदान क्या है, जिसको छुएगा वो भस्म हो जाएगा। तो भगवान शिव ही तो भस्म हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ ये दिमाग मत लगाना कि सर वो तो भगवान है, भगवान भी भस्म होते हैं, इतना मानो, ठीक है। अब जब ऐसी स्थिति आ गई तो त्राही त्राही हो गई सारी देवताओं के अंदर। ये महाराज जिसको मर्जी आए इंद्र के पास चले गए कि इंद्र बाबू हम आपसे मीटिंग करने आए। इंद्र बोला अरे भाई जाओ यार यहाँ से, तुम जिसको छू लोगे मार दोगे। सब के सब जब परेशान हो गए तो सब पहुँचे ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा बूढ़े बुजुर्ग आदमी, बड़े आदमी घर के। ब्रह्मा जी के पास जब ये सब पहुँचे तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो भाई, बात हमारे हाथ से निकल चुकी है और हम इस चीज़ की व्यवस्था को नहीं सुधार सकते। तो कहा गया फिर क्या किया जाए। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, विष्णु जी के पास चलते हैं, अर्थात भगवान कृष्ण के पास चलते हैं, वो इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी अनंत सैया पे शेष नागों के साथ में माता लक्ष्मी जी के साथ में लेटे हुए थे, ठीक है। लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी। विष्णु जी जानते थे सब आ रहे हैं, अभी पूरी दुनिया घूम आए। विष्णु जी ने कहा ठीक है तुम लोग परेशान ना हो, ये आदमी से हम निपट लेंगे। तो विष्णु जी ने कहा, जब विष्णु जी का मन हुआ कि अब निपटे कैसे, तो लक्ष्मी जी ने पूछा विष्णु जी से कि आप कैसे निपटेंगे। बोले कि देखिए आप हंसिएगा नहीं। लक्ष्मी जी से बोले तो बोले ठीक है नहीं हंसेंगे। बोले अब मैं ना महिला का रूप रखूँगा, मोहिनी का। क्लियर। और मोहिनी का रूप मतलब है कि नाचने वाली, क्लियर, जो नृत्य करेगी राजा के दरबार में। तो मैं जा रही हूँ नृत्य करने, मतलब मैं जा रही हूँ, मतलब विष्णु ने कहा, आप मेरे को मत समझना, ठीक है। तो वो जा रही नृत्य करने। अब वो गई किसके पास? भस्मासुर के दरबार में। भस्मासुर को प्रसन्न करने के लिए डांस करने लगी। भस्मासुर मोहित हो गया। भस्मासुर ने कहा कि आप ये नृत्य कैसे कर लेती हो इतना अच्छा। तो मोहिनी ने बताया कि देखो हम तुमको बताते हैं नृत्य के स्टेप कैसे होने चाहिए। तो हुआ क्या कि जब नृत्य के स्टेप सिखा रही थी, होता है ना कि जो कोरियोग्राफर होता है वो आपको नृत्य सिखाता है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ये हैं मोहिनी जी, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि बोली कि चलो तुमको नृत्य सिखाते हैं। इन्होंने ऐसे किया और अपना एक हाथ अपने से सर पे रखा, एक हाथ अपनी कमर पे रखा और बोली ऐसे डांस करो। भस्मासुर से बोली। भस्मासुर की बुद्धि तो थी नहीं, वो मोहित हो चुका था।
तो उसने भी ऐसे किया और ऐसे करके उसने क्या किया, अपना एक हाथ सर पे रखा और एक कमर पे रख लिया, ठीक है। और जो ही उसने अपना हाथ सर पे रखा वो भस्म हो गया। क्यों? उसको वरदान प्राप्त है ना, जिसको छुएगा भस्म हो जाएगा। तो खुद ही उसने अपने आप को छुआ, खुद ही अपने आप से भस्म हो गया। आप सोचोगे सर इतनी बड़ी कहानी क्यों सुना दी है? कहानी जरूरी थी। क्लियर? तो कभी भी आपसे कहीं पे भी पूछा जा सकता है, आपके परिवार में कोई पूछ सकता है, तो इसलिए मैंने सुना दिया। तो उसी को कहते हैं मोहिनी अट्टम। अब आप कभी नहीं भूलोगे। ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। एकल महिला द्वारा, सिंपल सी बात है, महिला ही तो नाच रही थी और उसको नचा रही थी, तो ये आपको पता है। तकनीक के स्तर पर मोहिनीअट्टम कथकली एवं भरतनाट्यम के बीच का है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगला हमारा आता है कुचिपुड़ी नृत्य। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये उड़ीसा की है क्या, तो नहीं, आंध्र प्रदेश की है। ये गीत एवं नृत्य का समन्वित रूप है, मतलब इसमें गीत भी गाए जाते हैं और डांस भी किया जाता है। क्लियर? मतलब पावरी करते हैं इसमें लोग। भागवत पुराण इसका मुख्य आधार है। भागवत, देखो कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, श्रीमद् भागवत गीता अलग है, भागवत पुराण अलग है और महाभारत अलग है। पुराण आप पढ़ते हो ना, 18 पुराण होते हैं, जिसमें विष्णु पुराण और आपका क्या आता है, शिव पुराण, ठीक है। उसी तरह भागवत पुराण आता है, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता अलग है। महाभारत महाकाव्य है और महाभारत का ही एक पार्ट है श्रीमद् भागवत गीता। क्लियर? और श्रीमद् भागवत गीता का ही एक पार्ट है भागवत पुराण। आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो कई बार यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों का। अच्छा होता है क्या ना, हम इंडिया के रहने वाले हैं बट इंडिया का कल्चर हमें पता नहीं होता है। फेसबुक का पूछ लो आप, मार्क जुकरबर्ग है, कहाँ से आया, क्या है क्या नहीं है, खैर कोई बात नहीं। कुचिपुड़ी नृत्य का सबसे लोकप्रिय रूप है मटका नृत्य, जिसमें एक नर्तकी मटके में पानी भरकर उसे अपने सिर पर रखकर पीतल की थाली में पैर रखकर नृत्य करती है। यूपीएससी ने जब आपसे क्वेश्चन पूछा था तो पीतल की थाली का ऑप्शन दिया था और इसमें आपको कुचिपुड़ी नहीं पूछकर कथकली पूछा था, तो ऑप्शन गलत हो गया था। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये वास्तव में मटका नृत्य है, मतलब एक तरीके से आप ऐसे समझिए कि ये कोई हैं देवी जी। क्लियर? इन देवी जी के ये हैं हाथ, ये 2 हाथ, ठीक है, और ये 2 पैर मान लो, ठीक। इन्होंने क्या किया, अपने सर पे ऐसे एक मटका रखा है, ठीक है, और उस सर को ऐसे पकड़ के चल रही है। आपने देखा होगा ना, पनघट पर, आप लोग गाना सुनते हो ना, पनघट पर पनिहारिन, कबीर वाला आप गाना सुनोगे, ऐसा देश है मेरा, ठीक है। उसमें नहीं आता है गाना कि पनघट में पनिहारिन वाला, तो वो आप सोच सकते हो, वही चीज़ है सीन यहाँ पे। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना है। कई सारे बच्चे कंकड़ मारते रहते हैं, ठीक है, वो तो भगवान कृष्ण ही करते थे ये सब ड्रामा। ओडिसी नृत्य, नाराज़ ना हो जाए भगवान कृष्ण, आएंगे बताओ मेरे को ड्रामा कह रहा है, हद है। ओडिसी नृत्य के बारे में, ओडिसी नृत्य क्या है? ओडिशा में प्रचलन है, ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में महरिश नामक संप्रदाय के द्वारा हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपसे साधारण सा प्रश्न पूछेगा कि महरिश नामक संप्रदाय का संबंध किस क्षेत्र से है, तो उड़ीसा से है, ठीक है। उड़ीसा जो ये मंदिर उड़ीसी जो नृत्य, ये क्या है, शिव मंदिरों में नृत्य करते थे तथा कालांतर में इसी से उड़ीसा नृत्य कला का विकास हुआ। उड़ीसी नृत्य में त्रिभंग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अभी आपने क्या पढ़ा था, भरतनाट्यम में समभंग, अभंग और त्रिभंग। वास्तव में त्रिभंग की जो मुद्रा है वो उड़ीसा नृत्य शैली की ही है। हम आपको त्रिभंग की मुद्रा के कई सारे पिक्चर्स भेजेंगे यूट्यूब पर, अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। या अगर हमें मिल जाएंगी तो ये जो वीडियोस हैं हम इन्हीं पे यहाँ पे साइड में ऐड कर देंगे। वैसे ऐड करेंगे नहीं, हम आपको पर्सनली टेलीग्राम पे ही भेजेंगे, ताकि बच्चों को ये भी तो लगना चाहिए ना कि हाँ आधी चीज़ यहाँ है आधी चीज़ वहाँ पे, सब कुछ एक जगह मिल जाएगी तो फिर आप लोग आलसी हो जाओगे। तो वहाँ हम भेजेंगे त्रिभंग, वही अब आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, इसमें लिख भी दिया मैंने। यूपीएससी ने इस पर भी क्वेश्चन पूछा है, त्रिभंग मुद्रा से आशय। त्रिभंग में एक पाँव मोड़ा जाता है, देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी और ग्रीवा पर वक्र की जाती है। जैसे होती है ना लड़कियां पोज देती हैं, सिंपल सी बात है, आजकल की जो लड़कियां और जो लड़कियां ही ज़्यादातर हैं, टिकटॉक पे पोज नहीं देती हैं अपने सेल्फी खींचने को लेकर, वो वाला पोज है। लड़कों को भी देखा होगा आपने, जीभ निकाल कर नाक के ऊपर चढ़ा के बालों को बिल्कुल जंगल का बना के पोज देते हैं, ठीक है। पता नहीं क्यों देते हैं, यही नहीं समझ में आया। ओडिसी नृत्य में भगवान कृष्ण के बारे में प्रचलित कथाओं के बारे में नृत्य किया जाता है, यानी कि भगवान कृष्ण से संबद्ध है ओडिशा नृत्य शैली।
मोहिनीअट्टम भी भगवान कृष्ण से संबंधित है। सिंपल सा मतलब आप समझ सकते हो ना, भगवान कृष्ण से बड़ा नाचने वाला और पूरी दुनिया को नचाने वाला कोई नहीं था, आप ऐसे समझो। राम तो कभी नाचे ही नहीं, कभी देखा आपने राम को डांस करते हुए कि हाँ वो नाच रहे हैं अपनी बारात में। शिव की बात अलग है कि वो नाचे थे अपनी शादी में। आप पढ़ते होगे जब श्रृंगार रस, तो उसमें एक लाइन आती है हिंदी साहित्य में, आप पढ़ते हो, हंसी हंसी भाजे दूल्हे दिगंबर को पाहवनी जे आवे, ऐसे है ना। तो उसमें आप देखोगे इस नृत्य में उड़ीसा के परिवेश एवं वहाँ की लोकप्रिय देवता भगवान जगन्नाथ की महिमा का गान किया जाता है। जगन्नाथ वास्तव में कौन है? जगन्नाथ वास्तव में 3 देवी देवताओं का मिक्सअप है। मतलब भगवान कृष्ण यानी कि जिनको आप जानते हैं, उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा। क्लियर? हम पढ़ेंगे भगवान जगन्नाथ के बारे में। बाकी जगन्नाथ रथ यात्रा में इन्हीं तीनों की झांकियाँ निकाली जाती हैं। ठीक है। इस नृत्य में प्रयोग होने वाले छंद संस्कृत नाटक गीत गोविंदम से लिए गए। अब आप बताइए गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की। क्लियर? किस भाषा में है? संस्कृत में। तो सिंपल सी बात है, उड़ीसा नृत्य शैली में गीत गोविंद की मुख्य भूमिका है। क्लियर? अब बात आती है मणिपुरी नृत्य। नाम से समझ में आ रहा मणिपुर की नृत्य शैली है। यह नृत्य रूप 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के साथ विकास हुआ। इसमें विष्णु पुराण, भागवत पुराण और गीत गोविंद से लिए गए कथानकों का नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। मतलब रैप सॉन्ग आप लोग सुनते हो ना, बिल्कुल वही चीज़ है कि इसमें अलग अलग से स्टोरी ली गई और उनको रैप बना के एक तरीके से मणिपुरी नृत्य में प्रस्तुत कर दिया गया। संकीर्तन व थांगटा मणिपुरी नृत्य के विभिन्न रूप हैं। अब आप यहाँ पे एक चीज़ बता दीजिए, थांगटा तो ये है, थांगका का क्या मतलब होता है? ये कहाँ का है? तो आपको मैंने बताया था ना, थांगका कहाँ का है, याद करिए, सिक्किम का। क्लियर? तो इतना बस याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों? क्योंकि विगत कई वर्षों से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कथक नृत्य वालों को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कल्चरल प्रोग्राम में इसकी अपनी एक महती भूमिका है। साथ ही भारत सरकार के द्वारा कई सारी कथक नर्तंगियानाओं को सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें जब हो जाती हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और एक और इम्पॉर्टेंट क्या कि उत्तर प्रदेश की जब झांकी निकली थी, इस वर्ष नहीं, इस वर्ष तो प्रभु श्री राम की झांकी थी, विगत वर्ष जो झांकी निकली थी ना, तो उसमें कथक नृत्य शैली के बारे में दिखाया गया था और बिस्मिल्लाह खां वगैरह इन सारी चीज़ों को दिखाया गया था। ठीक, तो वहाँ हम आपको बताएंगे, इसलिए हमने आपको उस वर्ष का भी ऐड कर दिया। कथक नृत्य है क्या? उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि की रासलीला परंपरा से जुड़ा हुआ। रासलीला भगवान कृष्ण और राधा और जितने गोकुल के वासी थे, जितनी भी गोपियाँ थीं, वो एक दिन रात में पावरी करते थे। होता ना, सब लोग पार्टी करते हैं, तो वैसे वो भी पार्टी कर रहे थे, वही है रासलीला। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि मूर्ख टाइप के बच्चे और मूर्ख टाइप के यूट्यूब पर कंटेंट डालने वाले लोग मूर्खता से बड़ी अश्लीलता को दर्शाते हैं, जो कि पूर्णतया असत्य है। क्लियर? कथक नृत्य को ध्रुपद एवं ठुमरी गायन के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। ठुमरी आपने पढ़ा था, ठप्पा आपने पढ़ा था। आप बता सकते हो ठुमरी में मैंने एक लाइन आपको बताई थी जो आपको याद होनी चाहिए। क्या? मैंने ठुमरी में बताया था कि भाव की प्रधानता होती है। अब आपको याद आ गया कि यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि 14 फरवरी को जब आप किसी को प्रपोज करते हैं तो वो भाव ही ठुमरी के भाव को प्रदर्शित करता है। समझ गए? तो इतनी चीज़ें आपको पता है। ध्रुपद के बारे में ऑलरेडी आपको काफ़ी डेप्थ में हमने पढ़ा दिया था कि इसे हरिदास ने डेवलप किया था, फिर अमीर खुसरो से और डेवलप हुआ। क्लियर? ध्रुपद हमने आपको बताया था हिंदुस्तानी संगीत का पार्ट है। इतनी सारी चीज़ें आपको याद होंगी और आप हमारे नोट्स को क्विक रिवाइज भी कर रहे होंगे। ठीक, तो वही चीज़ है। कथक नृत्य को ध्रुपद एवं ठुमरी गायन के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से केवल कथक का ही संबंध मुस्लिम संस्कृत से रहा है। मतलब कि अन्य जितने भी हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं, चाहे भरतनाट्यम हो, कथकली हो, उड़ीसी हो, मणिपुरी हो, ये जितने भी नृत्य हैं, ये सब के सब क्या हैं? हमारे स्वदेशी हैं। बट जो कथक है वो मुस्लिम परंपरा को भी आत्मसात किए हुए है या उसका आलिंगन किए हुए है। क्लियर? तो इतनी सारी चीज़ें आपको पता चल गई। चलिए अब हमारा आता है सत्रिया नृत्य। ऑलरेडी हमने इसको शंकर देव का जब टॉपिक पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था
कि असम की प्रसिद्ध नृत्य शैली है, ये संगीत नृत्य तथा अभिनय का मिश्रण है। अब ये चीज़ें बताने की तो ज़रूरत है नहीं। शंकर देव ने इसे अंकिया नाट्य के प्रदर्शन के लिए विकसित किया था, वहाँ की नाटक शैली है। इसमें शंकर देव द्वारा संगीतबद्ध रचनाओं का प्रयोग होता है जिसे बोरगीत कहा जाता है। इसमें ढोल, ताल एवं बांसुरी का उपयोग होता है। यूपीएससी कई बार इन वाद्य यंत्रों पर क्वेश्चन को घुमा देगी कि इसमें केवल ढोल का ही उपयोग किया जाता है, इसमें बांसुरी का अभाव होता है, इसमें ताल का अभाव होता है। तो आप कहेंगे नहीं साहब, इसमें ढोल भी है, ताल भी है, बांसुरी भी है। क्लियर। अब सिंपल सा सोचो, वैष्णव परंपरा होगी, कृष्ण की बात होगी और बांसुरी नहीं होगी, मतलब अजीबोगरीब बात है ना। हाल के दिनों में हारमोनियम का भी उपयोग होने लगा है, हारमोनियम का भी उपयोग किया जाने लगा है। क्लियर। अब देख लेते हैं कुछ अन्य लोक नाट्य नृत्य हैं, फैक्ट हैं, आपको बस देखना है। रऊफ कश्मीर घाटी का, ये वास्तव में वीडियो आपको उसमें मिलेगा जो मैं भेजूंगा लगभग 1 से 1.5 मिनट का। उसमें आप देखिएगा पहला नृत्य ही रऊफ ही आता है। ठीक है, कश्मीर घाटी का है, सिर्फ महिलाओं द्वारा किया जाता है। पुंगचोलम मणिपुर का। पुंगचोलम का आप ऐसे समझिए कि आपने देखा होगा कि अभी आपने देखा होगा मोदी जी जब जाते रहते हैं ना, अभी गए थे मोदी जी, तो वहाँ पे सफ़ेद कपड़ों में ढोलक में लोग इधर उधर से नाच नाच के चारों तरफ घूम घूम के जो डांस करते हैं वो वास्तव में पुंगचोलम होता है। सर पे खूब ऊंची शंकुकार टोपी होती है, वो पुंगचोलम का ही प्रदर्शन है। ठीक। फिर आता है ओट्टम थुल्लाल, केरल का है, कंचन नाम्बियार से जुड़ा हुआ है। रामानट्टम केरल का भगवान राम के जीवन पर। कृष्णाट्टम केरल का है। अगोरिया, ठीक है, या आप भगोरिया कह सकते हो, ये मध्य प्रदेश का भगोरिया है, वैसे शायद अगोरिया तो नहीं है, भगोरिया ही है। मुखौटा नृत्य, ये हिमाचल प्रदेश का है। आपको सुमेलित करने पे इस पे क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश से भी इसका संबंध रहा है। छाम, पिशाच, असुर नृत्य, ये सारे के सारे ठीक है हिमाचल से ही संबंधित है, मतलब हिमाचल और अरुणाचल दोनों से संबंध है। ढोल, झांझ जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। बुरह, ये भी हिमाचल का है। भवई राजस्थान व गुजरात का है। घूमर राजस्थान का है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कंट्रोवर्सी में रहा था जब पद्मावत मूवी आ रही थी, तो उसमें आपने सुना होगा कि दीपिका पादुकोण जी ने जो वस्त्र पहने थे उसमें, जैसे होता है ना आमतौर पर महिलाएं जब वस्त्र पहनती हैं तो उनका पेट हल्का सा खुला रहता है। क्लियर। तो उसी पेट को खुलेपन के लेकर कई सारी राजस्थान की कम्युनिटी के लोगों ने विरोध किया था। क्लियर, कि हमारे यहाँ घूमर नृत्य में ये चीज़ नहीं होती है। दूसरी बात, घूमर नृत्य पुरुषों के सामने नहीं किया जाता, वो महिलाओं का नृत्य होता है। और जबकि वहाँ पे वो राजा देख रहा था ऊपर बैठ के, शाहिद कपूर शायद था। क्लियर। गाना आप कभी सुनना, घूमर घूमर घूमर, ठीक है, अच्छा गाना है, मतलब जब आप थक जाते हैं तो उन्हें सुना करिए, कुछ गाने अच्छे होते हैं उनको सुना करिए। ठीक है, तो वो गाना है दीपिका पादुकोण का, काफ़ी अच्छा गाना है, तो उसी से संबंधित है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, अभी तक पूछा नहीं, सोचो। देखो होता क्या ना कि कई बार क्वेश्चन को यूपीएससी थका देती है फिर पूछती है। तो अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगी, घूमर को गरबा के साथ में मिक्स कर देगी कि घूमर केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, गरबा में महिला और पुरुष दोनों होते हैं, ऐसे घुमा देगी तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए आपको घूमर की भी विशेषता देख लेनी है और गरबा की भी देख लेनी है। तो क्या है कि घूमर राजस्थान व गुजरात के, राजस्थान का ये नृत्य है। क्लियर। दूसरी बात, केवल महिलाओं के द्वारा संपन्न है। ठीक है। फिर आता है पंडवानी, छत्तीसगढ़ का है, ज़्यादा नहीं याद रखना। कालबेलिया, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, ये राजस्थान का नृत्य है। तेरा ताली, ये भी राजस्थान का है। तमाशा महाराष्ट्र का है। लावड़ी महाराष्ट्र का है। बांस चेराव नृत्य, ये मिजोरम का है। चोंगलेजान मिजोरम की पावी जनजाति। कर्मा नृत्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार। सरहुल नृत्य छत्तीसगढ़, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कीर्तन व यात्रा पश्चिम बंगाल का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुद्रिका नृत्य उड़ीसा की उराव जनजाति, नहीं पूछेगा। नोंगक्रेम नृत्य मेघालय का, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। घुमरा उड़ीसा का, कंफ्यूज नहीं होना, घूमर और घुमरा अलग अलग है। घूमर राजस्थान का है, घुमरा उड़ीसा का है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हमने आर्ट एंड कल्चर की कंप्लीट कर ली। अब हम कुछ ज्योग्राफी के पोर्शन को भी कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हमारी तथ्यात्मक अभिरुचि भी बनी रहे ज्योग्राफी को लेकर। तो देखते हैं क्या है। संरचना तथा भू आकृतिक विज्ञान टॉपिक है ज्योग्राफी का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती रहती है। तो देख लेते हैं
देखो आपको हम लोग कई सारी चीज़ें नहीं पढ़ा रहे ज्योग्राफी में, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वगैरह कुछ नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि यूपीएससी में आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। और यूपीएससी इंडियन ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस करती है अपेक्षाकृत वर्ल्ड पे अगर आएगा तो वो करंट से रिलेटेड होगा, मैपिंग का पोर्शन होगा। तो हालांकि हम करा आपको वर्ल्ड भी देंगे, बट वही है, सबसे ज़्यादा इंडिया पे फोकस रखना है। भूवैज्ञानिक संरचना एवं सेल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में बांटा गया है। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछेगा कि सेल समूह के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया, तो 3 खंडों पर। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि वो 3 खंड में से कौन सा खंड नहीं है, तो आप बता सकते हो। पहला खंड है प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा हिमालय एवं अन्य प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, और तीसरा है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। क्लियर। इसके अलावा आपको इसमें कुछ नहीं याद रखना। फिर जो याद रखना है वो ये कि प्रायद्वीपीय जो पार्ट है हमारा, जैसे आप ये देख रहे हो ना, ये है प्यारा भारत, और प्यारे भारत में ये जो प्रायद्वीपीय पार्ट है, जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा है, ठीक है, ये किससे बना है, ये नीस व ग्रेनाइट से बना है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और हमने कई बार आपको क्वेश्चन दिया भी है, तो आप समझ गए। प्रायद्वीप में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियाँ शामिल हैं, जैसे अरावली, नल्लामाला, जावदी, वेलिकोंडा, पालकोंडा और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सी अवशिष्ट पहाड़ियाँ शामिल नहीं हैं, तो आप बता सकते हैं सबकी सब शामिल हैं। क्लियर। अब आता है हिमालय और अन्य अतिरिक्त पर्वतीय प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं वर्तमान समय में भी बहिर्जनिक और अंतर्जनिक बलों की अंतःक्रियाओं से प्रभावित हैं। गाज, भी आकार की घाटियां, छिप्रकाएं व जलप्रपात इत्यादि इसका प्रमाण है। मतलब कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि हिमालयन क्षेत्र की विशेषताएं हैं, या हिमालयन नदियों की विशेषताएं हैं, या हिमालय भूखंड की विशेषताएं हैं, तो गार्ज है, वी आकार की घाटियां हैं, छिप्रिकाएं हैं व जलप्रपात हैं। मतलब हिमालयन रीजन में आपको ये क्वालिटी या ये फीचर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। क्लियर। अब इसमें आपको ज़्यादा देखो मगजमारी नहीं करनी है कि सर आप ये दिखा दो गार्ज कैसा होता है, वी आकार की घाटियाँ क्या होती हैं, छिप्रिकाएँ क्या होती हैं, आपसे नहीं पूछेगा, तो इस पर हमें याद भी नहीं करना है ना। सिंपल इतना पता हो, गार्ज, वी आकार घाटी, छिप्रिकाएँ। वी आकार घाटी सिंपल सा वही होता है, ऐसे करके 2 घाटी, मान लो ऐसे पहाड़ बने होते हैं, ठीक है। अब ये जो बीच का एरिया ना, ये हो गया वी आकार की घाटियाँ। क्लियर। गार्ज का मतलब नदियाँ जब काफ़ी तेज़ी से आती हैं तो धुआंधार प्रपात बनाती है, वो होता है गार्ज। जलप्रपात मतलब जो ऊपर से गिरती हैं झरने के रूप में, वो जलप्रपात हो गया। क्लियर। तो इससे ज़्यादा आपको क्या समझना है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि भारत को निम्नलिखित भू आकृतिक खंडों में बांटा जाता है। एक चीज़ यहाँ पे रहेगी, बहिर्जनिक व अंतर्जनिक बल। बहिर्जनिक का मतलब क्या होता है कि बाहर से जो फोर्स लगते हैं, बाहर से मतलब जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अर्थ का घूमना, ये सारी चीज़ें। अंतर्जलिक बलों का मतलब प्लेटों का आपस में एक दूसरे से सब कंडक्ट होना, मतलब एक दूसरे के निकट आना, एक दूसरे से दूर जाना, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी हम आपको इस पे क्वेश्चन बताएंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। बहिर्जनिक बलों के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, भूकंप वगैरह, गुरुत्वाकर्षण वगैरह, ये सारी चीज़ें। अंतर्जनिक के अंतर्गत क्या आते हैं, ज्वालामुखी या बाढ़, ये सारी चीज़ें। तो हम ये सारी चीज़ें आपको कराएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है हर बार, तो वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। हो सकता है शायद अगली आपको स्लाइड में मिल भी जाए, मतलब इसके बाद अगला जो पार्ट होगा क्या है कि भू आकृतिक भागों में बांटा जाता है। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, उत्तरी भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। सिंपल सा क्वेश्चन दे देगा कि भारत को निम्न में भू आकृतिक खंडों में से निम्न में से कौन सा नहीं है, तो आप बता देंगे भाई साहब ये सबके सब हैं, ठीक है। अब कुछ और तथ्य देखते हैं। वृहद हिमालय, पार हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियाँ उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली हैं। सिंपल सी बात है कि टॉप पे कौन सी पर्वत है, वृहद, फिर क्या है पार हिमालय, ट्रांस हिमालय, फिर है मध्य हिमालय, फिर है शिवालिक श्रेणियाँ। क्लियर। हम इनका मैप आपको शेयर कर देंगे इसी के बाद टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उन सारे मैप को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये सारी चीज़ें हो गई। फिर आता है कश्मीर हिमालय में अनेक पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल श्रेणियों का संबंध किससे है, कश्मीर हिमालय से, हिमाचल हिमालय से या शिवालिक से, तो आप कहेंगे कश्मीर से। क्लियर।
बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, कश्मीर घाटी स्थित है बृहद हिमालय पीर पंजाल के मध्य, पीर पंजाल शिवालिक के मध्य, तो आप बता देंगे कि बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ जाफरान की खेती होती है। जाफरान का मतलब ये होता है केसर की खेती, ठीक है। और कश्मीर हिमालय अच्छे से आपको पता है, कश्मीर में खेती होती है केसर की। अब यहाँ पे केसर से संबंधित हम आपको एक इंटरेस्ट बता दें। आप में से कई सारे लोग हो सकता है केसर खाते होंगे, नहीं भी खाते होंगे तो खाएंगे, या आप में से जब कई सारे लोगों का विवाह हो जाएगा तो जब आप लोग प्रेग्नेंट होंगे तो उस समय आपको जो दूध मिलता है ना, वो केसर डाल के मिलता है। तो उस समय आप केसर आपके पति देव खरीद के ला रहे होंगे तो उनको ये बता देना कि जो केसर आप इंडिया में परचेज करते हैं, क्लियर, लगभग 900 रुपये के आसपास आधा ग्राम आपको केसर मिलता है, आधा ग्राम, ठीक है। उस केसर में क्या खूबी होती है कि जो आपको इंडिया में मिलता है, जैसे एवरेस्ट का कंपनी का आपको मिलेगा, ठीक है, MDH का आपको केसर मिलेगा, और भी कई सारी कंपनियों का मिलेगा। तो उस केसर की खूबी क्या होती है कि जैसे केसर का एक फूल होता है, ब्लू कलर का फूल होता है, उसके अंदर 3 पुंकेसर होते हैं। पुंकेसर का मतलब 3 अंदर से धागे होते हैं। आप में से कई सारे लोगों ने कनेर का फूल देखा होगा या गुड़हल का फूल देखा होगा। तो गुड़हल के फूल से बीज से एक वो निकलती है ना, बिल्कुल वैसे ही उसमें निकलती हैं पतली पतली 3। उन 3 में से जो बेहतरीन केसर होता है वो एक होता है, ठीक है, एक बीच वाला। बाकी ये 2 की जो क्वालिटी होती है कम अच्छी होती है। ये 2 क्वालिटी इंडिया में बेची जाती हैं, ध्यान देना, इन 2 क्वालिटियों को इंडिया में बेचा जाता है। और जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी है ना बीच वाली, उसे सऊदी अरब भेज दिया जाता है। मतलब जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्री है वहाँ, समझना। और वहाँ पे ये केसर जब जाता है तो 1200 से 1400 का हो जाता है। और वहाँ से जब आप मंगाएंगे इंडिया में तो वही केसर आपको 2000 का मिलेगा। मतलब इंडिया का ही केसर जब इंडिया से बाहर जाता है फिर वापस आता है टैक्स लग के, तो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। तो अब आप समझ गए कि आप जो केसर यहाँ पे खाते होंगे। और एक और बात, सबसे अच्छी मैं आपको बात बता दूँ, आप लोग जब मिठाइयाँ परचेज करने जाते हैं ना, या कोई भी चीज़ परचेज करने आते हैं, तो ना तो मिठाइयों में पिस्ता ऊपर लगा होता है हरा हरा, वो मूंगफली के दाने होते हैं, उनको कलर करके ग्रीन काट के डाल दिया जाता है, पहली चीज़। दूसरा, जो केसर आप उसमें देखते होंगे लाल लाल कलर का, वो केसर नहीं होता। ये जो गत्ता होता है ना, कार्टून वगैरह, इनको इतना बारीक काटा जाता है, इतना बारीक काटा जाता है और फिर इनमें कलर कर दिया जाता है। तो गत्ता और मूंगफली का दाना ही केसर बना के आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो आप समझ जाइएगा, चाहे आप मुखर्जी नगर के रहने वाले हों, अग्रवाल स्वीट में जाएंगे तो आपको पिस्ता और केसर नहीं मिलेगा, पहले मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आप जान गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आप लोग केसर बड़े चाव से खाते होंगे, ठीक है। तो वो केसर नहीं है मिठाई वाला, मतलब 3 जरा सी केसर लगी मिल गई। या आप लोग केसर वाला दूध पीते होंगे सर्दियों में, कई सारी दुकानों में नहीं मिलता है, वो भी केसर नहीं होता है, ठीक है। वो सब कागज़ होता है, कागज़ गत्ते वाला, जाने कितने गत्ते आप लोग खा गए होंगे। और वो आता है लगभग 60 रुपये 70 रुपये kg में, ठीक है। तो इतनी चीज़ें चलो आपको कंफर्म हो गई। अब केसर तो क्या कभी कुछ नहीं बोलेंगे। बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग रहते हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पूछना है। पूछेगा, बराक मणिपुर और मिजोरम की एक मुख्य नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है बराक रिवर को लेकर, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि मणिपुर और मिजोरम की एक मुख्य रिवर है। मिजोरम को मोलिसिस बेसिन भी कहा जाता है। यूपीएससी ने क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रीलिम्स में, तो आपसे हो सकता है फिर से क्वेश्चन पूछते हैं मोलिसिस बेसिन को लेकर। उत्तर भारत का मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहा कर लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना। जलोढ़ का मतलब कि जल के द्वारा ओढ़ कर लाए गए मिट्टी के वो छोटे छोटे ढेले, समझ गए, उसको बोलते हैं जलोढ़। संधि विच्छेद कर लिया करें हमेशा। तो जलोढ़ निक्षेप समझ गए। फिर आता है क्या कि भाबर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी है जो शिवालिक गिरिपथ के समानांतर फैली हुई है। उसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियां से बाहर निकलती नदियां, जहां पर भारी जलभार जैसे बड़े बड़े सेल और गोलाश्म जमा कर देती हैं और कभी स्वयं ही इसी में लुप्त हो जाती हैं। सिंपल सी बात है, आप ऐसे देखो, ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है, ये है आपकी क्या शिवालिक श्रेणी, ये शिवालिक श्रेणी है, ठीक है। इस शिवालिक श्रेणी में ऊपर से आती है ना नदियाँ बहकर सारी,
तो ऊपर से जो नदियाँ आ रही हैं तो अपने साथ वो बड़े बड़े मिट्टी के कंकड़ के ढेर लेकर आती हैं। तो उन कंकड़ के ढेरों को यहाँ पे जमा कर देती हैं। अब आप में से कई सारे लोग, जो लोग हरिद्वार गए होंगे, देहरादून गए होंगे या लवासना, जब लोग आप लोग जाएंगे और वहाँ पे जब आपको गोमुख घुमाया जाएगा, यमुनोत्री घुमाया जाएगा, तो क्या है वहाँ गंगा में बड़ी बड़ी रेवटियाँ हैं। या आप में से जो लोग वीडियो देख रहे होंगे उत्तराखंड के, तो वो देखते होंगे कि वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, रेवटियाँ उनको बोलते हैं, ठीक है। वहाँ मिट्टी नहीं है, वो बड़े बड़े पत्थर क्या करते हैं, उन नदियों को छिपा देते हैं, समझना। वो बड़ी बड़ी रेवटियाँ उस नदी के पानी को छिपा देती हैं और वो सारे ऊपर से बहा कर लाए जाते हैं। तो कभी कभी ये लगता है कि नदियाँ इसमें लुप्त हो गई हैं, मतलब नदियाँ अब हैं ही नहीं, जबकि वो नदी उन रेवटियों के नीचे से जा रही होती है, ठीक है। इतनी बातें कंफर्म हो गए। चलिए, रेवटियों को आप ऐसे भी जान सकते हो कि आप लोगों के घर में एक्वेरियम होगा, मतलब मछली घर, क्लियर। उसमें जो पत्थर आप छोटी छोटी रेवटियाँ डाल देते हो ना, वो बड़े बड़े रूप में उनको रेवटियाँ कहते हैं, ठीक है। तो जब वहाँ डाल दिया गया तो नदियाँ वहाँ दिखती नहीं हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, नहीं दिखेंगी। लेकिन उसी के बाद का जो एरिया आएगा ना, तराई का क्षेत्र जिसको बोलते हैं भाबर, ठीक है। भाबर के बाद का जो क्षेत्र आएगा, वहाँ पे लुप्त नदियाँ धरातल पर निकल कर प्रकट होती हैं, क्योंकि इनकी निश्चित वाहिकाएं, वाहिकाएं का मतलब धाराएं, ये क्षेत्र अनूप बन जाता है, जिसे तराई कहते हैं। अनूप एक तरीके का दलदली भूमि का ही एक टाइप होता है। तो आप समझ गए कि अनूप की तरह बन जाती हैं। तराई से दक्षिण में जो मैदान है, जो पुराने और नए जलोढ़ से बना होता है, तो उसे बांगर और खादर कहलाता है। जो पुराना होता है वो बांगर, जो नया होता है वो खादर। अब आपको मैं एक चीज़ बताऊं यहाँ इंटरेस्टिंग। मैं जब पढ़ाई करता था तो उस समय मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था नवीन, क्लियर, ध्यान देना, उसका नाम था नवीन। तो नवीन को मैं याद करता था कैसे, क्योंकि वो खादी के कपड़े पहन के आता था। रियलिटी है, वो खादी के कपड़े ज़्यादा पहनता था। तो मैंने उसको इससे ऐड कर लिया कि नवीन खादर, मतलब नवीन जो है वो खादर से। बांगर का तो पता ही है, पुराना होगा, ठीक है। तो बस इससे ज़्यादा आपको ये याद ही नहीं रखना है। आप संजय बांगर प्लेयर एक रहे हैं इंडियन टीम के, बहुत पहले के, तो आप लोगों में से शायद मैच उनका देखा होगा, किसी ने नहीं देखा होगा, तो वही चीज़ है वो बांगर, ठीक। फिर आता है हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंध और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक हैं। जल विभाजक आप मतलब समझ जाते हो कि जल विभाजक काफ़ी बड़ी चीज़ आती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो सिंधु गंगा, आप ऐसे देखो, यहाँ पे देखो, ये हरियाणा दिल्ली, यहाँ पे गंगा का इधर से रिवर गुजर जाती है, ठीक है। गंगा की रिवर यहाँ पे यमुना के साथ थी, ठीक है। हरियाणा के बाद यहाँ पे ऊपर ये सिंधु चेंज हो जाती है, ठीक। तो इसलिए ये दोनों बॉर्डर पे हैं, समझ गए। चलिए, प्रायद्वीपी भारत अनेक पठारों से मिलकर बना है। यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछती है क्या कि निम्न में से कौन कौन से पठार प्रायद्वीपी भारत के भाग हैं, तो आप बता सकते हैं हजारीबाग का पठार, पलाऊ का पठार, रांची पठार, मालवा पठार, कोयम्बटूर पठार और कर्नाटक पठार। अब आप में से कई सारे लोग यहीं के होंगे तो बड़ी खुशी हो रही होगी, अरे वाह, चलो हमारे मोहल्ले का पठार का नाम तो आ गया, समझ गए। मतलब मैं देखता हूँ, जब हमारे साथ कई सारे फ्रेंड्स पढ़ते थे तो पश्चिम बंगाल के ही थे, झारखंड के ही थे, तो उन लोगों को रांची जब नाम आ जाता था तो ऐसे विस्तृत वर्णन करते थे, रांची का आंखों देखा हाल पूरा। खैर, अगला देखते हैं। सामान्य तौर पर प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व को कम होती चली जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि प्रायद्वीप की ऊंचाई, प्रायद्वीप मान लीजिए इधर पश्चिम में है, ऐसे समझिए, प्रायद्वीप ऐसे पश्चिम में है, फिर ये पूरब की ओर जाते आते ना ऐसे कम होता रहता है। तो सामान्य तौर पर प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है, जिसका प्रमाण यहाँ की नदियों के बहाव की दिशा में मिलता है। आप देखोगे नदियाँ इसीलिए पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, क्यों? क्योंकि ये ढलान पूर्व की ओर होता है। अब आप समझ गए। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन क्या पूछा है, आपको पता है नर्मदा नदी के बहने का क्या कारण था, तो उस पर पूछा है क्वेश्चन आपको, तो वैसे इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर देखिए कुछ तुलना है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अविरत हैं। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे हैं और अविरत हैं। अविरत का मतलब बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं। आप ऐसे पढ़ते हो ना, ऐसे पश्चिमी घाट आप बनाते हो ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके ये आप बनाते हो, तो यहाँ पे नदियाँ कम हैं, तो इसलिए बिल्कुल सीधे सीधे बने हैं, ज़्यादा यहाँ पे टूटन फूटन नहीं है, ठीक है। और काफ़ी ऊंचाई से बने, क्योंकि पश्चिमी घाट है, बड़े बड़े पेड़ हैं, यहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा मिलती है,
तो इसलिए यहाँ पे बड़े बड़े वितान हैं। वितान का मतलब घने जंगल हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ भी यहाँ नहीं पढ़ना है, बाकी हम आपको पढ़ा ही चुके हैं। बनास चंबल नदी की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है जो पश्चिम में अरावली से निकलती है। सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है। छोटा नागपुर पठार की तरह मेघालय के पठार भी कोयला, लोहा, सिलेमेनाइट, चूने के पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों का भंडार है। ये जानते हो लाइन कहाँ पे याद आएगी? जब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, यूपीएससी ने क्वेश्चन जैसे अभी पूछा था 2018 में राजस्थान में कि सोने की खानें हैं कि नहीं हैं, तो वैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोहे के भंडार नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में नहीं मिलते हैं, या लोहे के भंडार का या कोयला के निक्षेपों का उत्तर पूर्वी राज्यों में अभाव देखने को मिलता है, तो वहाँ पे आपकी ये लाइन उपयोगी हो सकती है, ठीक। फिर आता है चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। क्लियर? चेरापूंजी आपको दिखा देते हैं, नहीं तो आप लोग नाराज़ हो जाओगे कि सर चेरापूंजी तो आप दिखा देते कम से कम, तो दिखाई देते हैं भाई आपको चेरापूंजी। ये देखिए चेरापूंजी आपको, ठीक है। तो ये मेघालय में है चेरापूंजी, ठीक है। ये नग्न चट्टानों से देखो बनी हुई है पूरी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्या कि ये चेरापूंजी में देखिए कहाँ गया, ये जो है ना ये जंगल, ये वास्तव में क्या है, ये जो पुल बनाए गए हैं ये पेड़ की लताओं से ही पुल बनाए गए, और पूरी के पूरे मेघालय में, पूरे के पूरी चेरापूंजी में ये पेड़ ऐसे ही आपको मिलेंगे। अब अभी आप लोग जलप्रपात पूछ रहे थे ना, ये देखो जलप्रपात ऐसे आप देख सकते हो, ठीक है। ये देखो ऐसे जल है, ठीक है। ये देखो बह रहा है, ये इसको गार्ज बोलते हैं। ये जो इतनी तेज़ी से बह रहा है ना, ये जो पिक्चर्स दिख रही है गार्ज है एक तरीके का, ठीक। ये देखो आपका, जब भी मैं आपको दिखा रहा था ना क्या, गोलास्म, बड़े बड़े पत्थर, ठीक। या अभी मैं आपको भाबर का मैदान दिखा रहा था, तो इसको आप भाबर समझ सकते हो, ठीक है। देखो सब कुछ मिल जा रहा है, देख रहे हो यहाँ पे पत्थर कितने बड़े बड़े हैं, ये देखो, ठीक है। ये देखो ये जो छोटी छोटी रेवटियाँ हैं ना, इनको रेवटियाँ बोलते हैं। देखो अब यहाँ पे ये तो हालांकि पानी के ऊपर है क्योंकि ज़्यादा पानी आ रहा, अभी ये पानी के नीचे हो जाएंगे, पानी के नीचे नीचे बहेगा, ठीक। तो आप ये चीज़ें देख सकते हो। ये देखो ये दिल बना हुआ है, ठीक है। ये देखो रेवटियाँ हैं, सब ऊपर से ढकी हुई हैं इनको पानी को, तो आप इतना देख सकते हो, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ देखना ही नहीं है। मनोरम में दृश्य देखो, ये देखो महाशय बैठे हैं, सच में आदमी है कि स्टैचू है? स्टैचू है ये, ठीक। चलिए इतनी सारी चीज़ें आपने देख ली, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं देखना है, ठीक है। तो मैं जो आपको दिखा रहा था वो चेरापूंजी। अब आप में से कई सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा होगा कि सर सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, तो चेरापूंजी के मासिन राम में होती है, अब चेरापूंजी में नहीं होती है, ठीक है। जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र हैं और पत्तनों एवं बंदरगाह विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करते हैं। सिंपल सी बात है कि इसीलिए आप देखेंगे वेस्टर्न घाट में सबसे ज़्यादा पोर्ट्स मिलते हैं हमें, क्यों? क्योंकि वो संकीर्ण पट्टी हैं। दूसरी बात क्या है कि उनका जो छोटा छोटा किनारा होता है ना, वो काफ़ी उपयोगी हो जाता है। ऐसे आप यहाँ पे देखिए मैप के ज़रिए, एक मिनट इसको थोड़ा हम यहाँ पे जूम करते हैं, यहाँ पे हम चले, ये देखो ये जो है ना पिक्चर्स आपको हम थोड़ा सा दिखाते हैं, हाँ तो इसको थोड़ा सीधा करते हैं, ठीक। ये देखो ये जो है ना एरिया, ये पश्चिमी घाट, देखो ये कम कटा फटा है, ठीक है। अब जब ये कम कटा फटा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम पोर्ट्स बना सकते हैं, इसलिए दिक्कत हमें यहाँ पे नहीं होती किसी भी तरीके की, ठीक है। तो ये हमें पोर्ट्स बनाने के लिए काफ़ी बेनिफिट प्रोवाइड कराते हैं। चलिए, पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण है परंतु उत्तर और दक्षिण में चौड़े हो जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर से दक्षिण तक जाते जाते संकरे होते रहते हैं, तो गलत हो जाएगा। उत्तर में भी चौड़े हैं, दक्षिण में भी चौड़े हैं, मध्य में क्या है बताइए, संकीर्ण है। मतलब ये एक तरीके का ऐसे समझो, ऐसे हैं फिर ऐसे हैं, ठीक है, फिर सॉरी ये उल्टा बन गया, मतलब ये ऐसे समझो ऐसे हैं फिर ये ऐसे हो गए, मतलब ऐसे देखो ऐसे, ठीक है। ये मतलब मध्य में संकीर्ण हो गए और यहाँ पे चौड़े हैं, ठीक। चलिए हम आपको मैप इनके भेज देंगे। फिर आता है पश्चिमी तटीय मैदान में बहने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या बनाती होंगी, एस्चुरी। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति कयाल है। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछेगा
पूछेगा क्या, मैंने ही पूछा है आपसे टेस्ट सीरीज में। आप जो टेलीग्राम पे भेजता हूँ ना, वहाँ पे आपने देखा होगा कयाल पे क्वेश्चन आया है कि कयाल जो स्थलाकृति है विशेषता कहाँ की है, कोरोमंडल की है, उत्तरी सरकार की, मालाबार की है। तो आप बता दीजिएगा मालाबार तट की है। यहाँ पे मछली पकड़ने, और ये भी मैंने डाला था कि मछली पकड़ने अंतःस्थलीय नौवहन के लिए उपयोग किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ना कि हम आपको जो नोट्स भी दे रहे हैं इसके MCQ ऑलरेडी आप पहले कर चुके हैं, ठीक है, क्योंकि हम नोट्स ऐसे ही बना रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अब आपको ये कभी भूलोगे ही नहीं। और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा और उभरे हुए तट का उदाहरण है। सिंपल सी बात है, आप ऐसे देख सकते हो कि ये हमने वेस्टर्न घाट देखा, क्लियर। अब यहाँ पे ये हमारा ईस्टर्न घाट काफ़ी चौड़ा है, काफ़ी विस्तृत है। आप देखो वहाँ पे छोटी छोटी पट्टियाँ थी, यहाँ पे देखो कितनी चौड़ाई, ये पूरा का पूरा तट खाली है, ठीक है। जैसे आप लोग कभी गंगा नदी के किनारे अगर घूमे होगे, या आप यहीं पे यमुना के किनारे जब जाते हो, कि दिल्ली की बात कर लो, तो आप क्या देखते हो कि यमुना नदी जितनी बड़ी तो है सो है, मान लो यमुना नदी का जो अपवा का क्षेत्र है वो ऐसा है, लेकिन उसके आसपास इतनी इतनी भूमि कवर की गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बालू वगैरह है, रेत वगैरह है, खेती वगैरह लोग करते हैं। तो ये जो बड़ा एरिया हो गया ना, ये पूर्वी तट है, इसको समझो, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना है। फिर आता है क्या, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप हैं। ऑलरेडी हमने बंगाल की खाड़ी के द्वीप के बारे में काफ़ी अच्छे से कई बार आपको मैपिंग कराई है। जैसे आप ये देखते हो ना, बंगाल की खाड़ी के द्वीप, यहाँ पे हमने आपको ये सारे आइलैंड आपको करा दिए हैं, ठीक है। यहीं पे क्रा कैनल होती है, ये भी हमने आपको बताया था, ठीक है। तो ज़्यादा बार एक एक नाम तो याद रखना नहीं है। रीची द्वीप समूह एवं लंबरित द्वीप यहाँ के दो प्रमुख द्वीप समूह हैं। जब हमने आपको रीची और लंबरित पूछा था तो हमने ऑप्शन दिया था कि ये लक्षद्वीप के हैं, तो नहीं, गलत हो जाता, अंडमान के हैं, ठीक। बैरन आइलैंड पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि ये उसी समय क्वेश्चन आया था और उसने पूछा था सुसुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है, जबकि ये एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी है। आपको दिखा देते हैं, इसकी लोकेशन काफ़ी भव्य है, मतलब आपको देख कर ना तबीयत खुश हो जाएगी। देखो दिखाएं आपको, बैरन, ठीक है, बैरन आइलैंड, आप ऐसे देखिए, ये तो है बैरन आइलैंड, ठीक है। और ये पूरा ज्वालामुखी पे ही बना है, ये देखो है, ये ज्वालामुखी देखो, दिख रहा है कितना बड़ा नाम, ये देखो। और हम इसको जूम कर रहे हैं। अब आप बताइए, ऐसा मैप आपको कहीं पे मिलेगा? नहीं मिलेगा, फिर भी आप लोग नाराज़ हो जाते हो। ये देखो, ये बैरन आइलैंड है, ये आइलैंड है, ये ज्वालामुखी है, ठीक। तो आप देख सकते हो कितना भव्य और दिव्य दर्शन आपको मिल जा रहा है करने को। ये तो 2D हो गया, ये आपका 3D है, ठीक। तो ये आप देख सकते हो कैसे बना हुआ छोटा सा बिल्कुल आइलैंड। और ये देखो ज्वालामुखी का लावा है जो बह बह कर आ रहा है यहाँ पे, देख रहे हो, ये लावा है। जितने में लावा नहीं पहुँचा वो ग्रीन है, बाकी पूरा का पूरा देखो वो हो गया, ठीक है। तो बस इससे ज़्यादा इसमें आप क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन ही पूछा है। अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय स्थित हैं। ऑलरेडी हमने आपको इसका आज ही एक मैप शायद शेयर किया था, बंगाल की अरब सागर वाला, लक्षद्वीप के कई सारे द्वीपों को। तो आप देखिएगा, सैंडल चोटी उत्तरी अंडमान में है, माउंट डिरोवली मध्य में है, माउंट कोयोब दक्षिणी में अंडमान में, और माउंट थुलियर ग्रेट में। अब आप में से कई सारे बच्चे सोचते होंगे सर इनको याद कैसे करें, तो इनका भी एक ट्रिक है। सैंडल से कौन मारता है? उत्तर वाले लोग, सबसे ज़्यादा उत्तर भारत की लड़कियां सैंडल से बच्चों को मारती हैं, क्लियर। तो सैंडल ऐसे याद किया करो। माउंट डियोवली, डियोवली का क्या मतलब होता है? मिडवल, मतलब मिडवल हम लोग हमेशा पढ़ते हैं ना, मिडल, तो डियो मतलब मिडल, ठीक है। अब कोयोब हमें नहीं पता, इसको हम नहीं याद कर सकते, तो हम क्या याद करेंगे? थुलियर को। थुलियर आपको पता होना चाहिए सबसे महान संत थे साउथ इंडिया के, तमिलनाडु के। तो माउंट थुलियर कौन हो गए? ग्रेट निकोबार, मतलब ग्रेट थुलियर, क्लियर, ऐसे आप याद कर लीजिए। तो अब आप बताइए, सैंडल से कौन मारता है? उत्तर भारत की लड़कियां। मध्य पे कौन है? डियोवली। थुलियर पे कौन है? ग्रेट निकोबार। कोयब बचा तो दक्षिणी अंडमान हो गया, क्लियर। तो उम्मीद है इस तरीके से आपने आज हमारी सभी क्लासेस को कंप्लीट किया। इसमें आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक मिले, खास तौर पर आपको नृत्य आप सभी समझ पाए, शास्त्रीय जो नृत्य थे उनसे संबद्ध जो प्रश्न आएंगे वो आप समझ गए, अर्थात आपको ये 100% श्योर हो गया कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा और कैसे नहीं पूछेगा। इसके अलावा ज्योग्राफी के काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजंस को हमने कंप्लीट किया। तो अब हम अपना अगला पार्ट देखेंगे। उस अगले पार्ट में हम
चित्रकला के बारे में काफ़ी अच्छे से देखेंगे और साथ ही ज्योग्राफी के जो शेष पोर्शन हैं उनको भी कवर करेंगे। अर्थात वो हमारा टॉपिक नंबर क्या होगा, 181 से लेके 200। अर्थात हम अपने अगले पार्ट में सेकेंड सेंचुरी लगा लेंगे और शायद सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी टूट जाए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।